बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया सारी बात है इकट्ठे आज़ाद हुए थे 14 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 उनका इंडिपेंडेंस डे है। और उसके अलावा इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसको ये कहते हैं रिपब्लिक डे से सेलिब्रेट किया जाता है, भारत संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उनका पब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, रिपब्लिक डे कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, 1950 में आ गया था। ठीक है, तो हमारा जाके 56 में पहला आया था, 49 में हमने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था लियाकत अली खान की सदारत में, तो इनके थे हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, डॉक्टर अंबेडकर। तो इंडिया का पूरा नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, सोवरन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सोवरन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भारत भी किया जाता है। पिछले दिनों जो लेटेस्ट एवेल्युएशन हुई है, मोदी ने भी कहा है कि अब हम इंडिया की जगह भारत वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादातर वो भारत को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे सारी बातें इंडिया भी कर रहे हैं, वो पहले से उनका चल रहा था। सोशलिस्ट मतलब कि सारे बराबर हैं, इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, सेकुलर किसी मज़हब को किसी को वो अहमियत नहीं दे रहे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जारी बात है। वैसे तो आप सबको पता है कि उधर क्या हालात चलते हैं, किस तरह ट्रीट किया जाता है अपनी माइनॉरिटीज़ को, ये वो, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे वर्ड ही लिखने होते हैं। आप कल को पॉलिटिशियन बनोगे, आप जितने भी बुरे हो या जितनी भी बुरी आवाम खड़ी है, आपने अच्छे लफाज ही यूज़ करने होते हैं। ये एक लीडर की खसूसियत होती है। और एक अच्छे डॉक्यूमेंट की ये होती है कि आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन में मुकम्मल बेहतरीन किस्म की अच्छी तरीके से रखनी है। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक दफ़ा तकरीर कर रहे थे, तो अवाम, ये फैसलाबाद की बात है, अवाम ने जूतियाँ उतार के ना भुट्टो साहब के सामने कर दी इस तरह। ठीक है, उस टाइम बात से किसी नाराज़ थे, तो भुट्टो साहब ने अपनी जूती उतारी, वो उतार के अवाम के सामने कर दी। कहते मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जूती के प्राइस बढ़ गए हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ का एक्शन लूँगा, बराए मेहरबानी आप अपनी अपनी जूतियाँ नीचे कर लें। ठीक है, तो यही होता है लीडर, तरीकाकार। तो आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, बजाय कि उस टाइम कोई और लीडर होता तो वो उधर से बेइज्जती के मारे वहाँ से चला जाता या फील करता। तो वो भुट्टो एक फ्लेक्सिबल लीडर था, उसने अवाम को हाजिर जवाबी से जवाब दिया और इम्प्रेस भी किया, और अपनी भी जूती दिखा दी कि आपकी जूती मेरी तरफ है तो मेरी जूती भी आपकी तरफ ही है। ठीक है, दिखानी और तो मारनी और। इसलिए सेकुलर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब वो सेकुलर हैं या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। ठीक है, अच्छा, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर पहले कर लेते हैं, और उसके बाद इनका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का इनका स्ट्रक्चर है क्या, किस तरह का ये। जारी बात है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, रिटन फॉर्म में है, और वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथी है। ठीक है, इतना लेंथी कोई और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, जैसे कि चाइना की हम जानते हैं कि उस लेवल की डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी आगे पीछे ही है दोनों, कोई एक पहले नंबर पे और दूसरे, अब ये चाइना से ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 1-1.5 साल में। अच्छा, वो कहते हैं कि यूनिक एक ये सिस्टम है जिसमें रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कुछ अमेंडमेंट ऐसी हैं जहाँ से आपको स्टेट, जो उनकी स्टेट है, वहाँ से भी परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो फिर जाके अमेंडमेंट्स होती हैं। और कुछ उनकी अमेंडमेंट्स हैं जो सिर्फ उनके अपर हाउस और लोअर हाउस से हो जाती हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स उन्होंने दी हुई हैं, और उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये
आयरलैंड से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिए है, आयरिश कॉन्सेप्ट इसके साथ आप मेंशन कर सकते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में आपको ये पॉइंट लिखवाने के बाद बताते हैं। क्या है सर? डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जस्टिस सिस्टम उनका इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, इससे क्या मतलब है? एक शनाख्ती कार्ड पे एक बंदा, वो वोट भी एक डालेगा, सिंगल बंदा दूसरा, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो 18 साल से ऊपर हो जाएगा वो वोट डाल सकता है ऑटोमेटिक। उसके लिए आपको रजिस्टर नहीं होना पड़ता। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, जैसे ही आपका शनाख्ती कार्ड बनता है तो आप एज अ वोटर भी रजिस्टर हो जाते हो। बाद में अपना एरिया आपने खुद चेक करना होता है कि मेरी जो वोटर लिस्ट किधर मैं इंटर हूँ, ठीक है। फेडरल सिस्टम है इनका भी, और पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाईकैमरल है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ में भी देख लेंगे, अब मेंशन लाजमी करना है बेशक मुल्क में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। उसके ऊपर हम लिख सकते हैं सर, यानी रूल ऑफ लॉ के ऊपर अपने पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं, यानी वो जब आपको क्रिटिकल नोट कहेगा फिर आप कह सकते हैं। देखिए जी रूल ऑफ लॉ कह तो दिया है, बहुत सारे बिजनेसमैन ये इस तरह के तो आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी कि उनके साथ जनाब उनको फेवर दे दी गई या उनको छोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ नहीं था, सारे लॉ के अंदर बराबर नहीं आते, ठीक है। तो इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है, वो भी एक दिन में नहीं होता पाकिस्तान की तरह। जो पिछला इलेक्शन है 2018 में हुआ था, 19 में, वो 15 दिन में जाके कंप्लीट हुआ था। डिफरेंट यूनियन और स्टेट्स का जो उनका इलेक्शन होता है मुख्तलिफ दिनों में जाके होता है, ठीक है। इसलिए लंबा चलता है, 15 दिन का कम से कम इलेक्शन। कभी किसी स्टेट में चल रहा है, कभी किसी स्टेट में चल रहा है, उसके बाद जाके इलेक्शन अनाउंस किया जाता है। तो असम्बली की ड्यूरेशन जो है वो 5 साल होती है। अपर हाउस और लोअर हाउस दो हैं जो कि लेजिस्लेशन में आ जाते हैं। लोअर हाउस जो है उसको कहा जाता है लोकसभा, और जो अपर हाउस है उसको कहते हैं राज्य सभा। लोकसभा के 545 मेंबर हैं। लोअर हाउस को लोकसभा, लोअर हाउस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आप उसे कह सकते हो, जो कि अवाम के वोट से आते हैं, ठीक है। राज्य सभा जो है उसमें 245 उनकी टोटल मेंबर होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होते हैं और राज्य सभा के इलेक्शन वो इनडायरेक्ट होते हैं। और एक बात और लिख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो 12 जो मेंबर है ना सेनेट के, अपर हाउस के, वो अपनी नॉमिनेशन पे उनको सेनेटर बना सकता है, राज्य सभा का मेंबर बना सकता है। राज्यसभा का सर मेंबर कितने हो सकते हैं? 12 बनाएगा प्रेसिडेंट, टोटल होते हैं 245। टोटल 245 सेनेटर हो गए ना उनके, ठीक है। वो कहीं से भी आप सेनेटर ले सकते हो, उसके लिए आपको लोअर हाउस का मेंबर होना ज़रूरी नहीं होता सेनेटर के लिए। कोई भी मतलब हाँ, कहीं से भी आप, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई टेक्नोक्रेट हो सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन है। है ना, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई अच्छा थिंकर हो सकता है, कोई पार्टी का कोई लॉयलिस्ट, कोई इस तरह के जो होते हैं उनको, उनके लिए इलेक्शन नहीं होता, उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया है जो कि आज हमें नासिर ने बताना है इलेक्शन के बाद। ये 12 बंदे उसी में से बन सकते हैं। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी के 12 बंदे इलेक्ट करवा सकते हैं। और सर लोअर सभा के कितने बंदे होते हैं टोटल? 545, ठीक है। अडल्ट सफरेज है, जारी बात है कि 18 साल से ऊपर जो चला जाता है वो वोट डाल सकता है। एग्जेक्टिव में उनका ये आया था प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो एग्जेक्टिव हमारे देखते हैं, इससे आपने एक और बात ऐड कर लेनी है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पे हम ऐड करेंगे जहाँ पे एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी वाकई डिफरेंट है। इनके भी जो
इंडिया का प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरह ही है, उसकी पावर बहुत कम है, बिल्कुल ना होने के जब बिल भेज दिया जाएगा उसका काम होगा उस पर सिग्नेचर करने से, ठीक है। नॉमिनल हेड है उसको आप अक्सर कहते हैं बस नाम का प्रेसिडेंट हेड है स्टेट, ये इसको हमने फंक्शंस के लिए रखा होगा, कोई तकरीब आ जाती है 15 अगस्त की या फिर रिपब्लिक डे की, इस तरह कोई भी आएगी वहाँ पे जो चीफ गेस्ट होता है वो प्रेसिडेंट पे, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना उनका चांसलर भी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का चांसलर जो होता है वो गवर्नर होता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनका वाइस चांसलर तो उनकी यूनिवर्सिटी में होता है, तो उनका जो चांसलर होता है वो ऑटोमेटिकल आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो पाकिस्तान में भी इसी तरह तो चेयरमैन सेनेट जो होगा पाकिस्तान में और इंडिया में, ठीक है, वो वाइस एज एक्ट करता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी, ठीक है। इधर आपने भी ये बात समझनी है कि अगर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उसकी पावर दे दी जाती है स्पीकर को, अगर मुल्क में प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह एक्ट करता है चेयरमैन सेनेट, उनको आप वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वज़ीर आला जब नहीं होता सूबे में तो उसके इख्तियारात मिलते हैं स्पीकर को। सर इसमें एक सीनियर वजीर नहीं होता, सूबे में सीनियर वजीर होता है। नहीं, स्पीकर को ऑटोमेटिकली स्पीकर के पास चले जाते हैं, अगर दोनों नहीं है तीसरे नंबर पे जाते हैं गवर्नर के पास पे, ये तरतीब है। तरतीब फर्स्ट तो सारी बात है वज़ीर आला ही होगा, वज़ीर आला नहीं है तो उसके इख्तियारात उसकी जगह कहीं पे जाना है, कोई उसकी सेरेमनी पे जाना है तो वो एज अ स्पीकर जो है वो एज अ वज़ीर आला उधर चीफ गेस्ट जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो प्राइम मिनिस्टर है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आता है, ठीक है। अवाम पहले वोट डालती है, मेंबर्स इलेक्ट करती है लोकसभा के, जब लोअर असम्बली के मेंबर इलेक्ट कर लेती है तो जिनकी मेजोरिटी होती है तो वो आके अपना एक उम्मीदवार रखते हैं, उसके मुताबिक वोटिंग होती है और जो जीत जाता है, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है उसके मुताबिक इस इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान में भी। कल हमने सिस्टम देखा था फ्रांस का भी, फ्रांस में भी यही है, ठीक है। फर्स्ट पास जो पहले 51% मेजोरिटी की ले जाएगा उनकी हुकूमत बनेगी। जुडिशरी जो उनकी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, पाकिस्तान की तरह, और जाके प्रोविंस लेवल पे हाई कोर्ट आ जाती हैं और फेडरल लेवल पे आपकी सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी जो है कैबिनेट खुद सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से मैं अपनी कैबिनेट में बंदे रखूँगा, किसको क्या अहदा दूंगा, किसको फॉरेन मिनिस्टर बनाना है, किसको इंटीरियर मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। अपनी कैबिनेट वो सारी खुद इलेक्ट करता है। मेन इसमें था डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड के, और फार्मूला इसका देख लें आप रजिया सभा का। रजिया सभा मींस पार्लियामेंट, लोअर हाउस पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, हाँ नेशनल असेंबली, लेकिन आप उनका नेशनल असेंबली नाम नहीं है ना, उन्होंने लोकसभा रखा हुआ है। हमने जैसे मजलिस शुरा कहते हैं सेनेट और नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट जो हमारे ऊपर इंस्टीट्यूशन हैं इनको मजलिस शुरा कहते हैं, ठीक है। नीचे हम कहते हैं नेशनल असेंबली और सेनेट, ठीक है, वो कहते हैं लोकसभा और राज्य सभा। कोरम जो असेंबली का है वो 1/10 है कोरम। मेंबर कितने हैं टोटल? 545। 1/10 कितना बन जाएगा? तकरीबन 55। 1/10 जो रजिया ये पार्लियामेंट है लोअर हाउस, इसकी जो मुद्दत है वो 5 साल है, ठीक है। हुकूमत पूरी करे या ना करे, कागजों में जो मुद्दत 5 साल है। जो सेनेटर होते हैं इनकी मुद्दत 6 साल है, ठीक है। हर 2 साल बाद 1/3 सेनेटर जो हैं वो फारिग हो जाते हैं, अगले साल फिर आते हैं। सेम पाकिस्तान का सिस्टम, जारी बात है, दोनों को गोरे ही छोड़ के गए थे, एक जैसा सिस्टम। उन्होंने भी कोई इतना प्योर सिस्टम नहीं बनाया, थोड़ा सा इवॉल्व कर लिया हमसे,
ठीक है, बाकी सिस्टम ज़्यादातर आपको मिलते जुलते ही नज़र आएंगे। कल्चर तक, मसाले, हांडी, साग सुग, सारी चीज़ तो हमारी सेम है स्टिल अभी तक। इवन के हमारी कम्प्लेक्शन, ठीक है, बाहर चले जाओ आपको कुछ पूछ के वो बताएगा ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। इतने जल्दी तो फ़र्क भी आपको नहीं महसूस होता बेसिकली वो पाकिस्तानी भी नहीं कहते, वो कहते हैं आज यू इंडियन, हाँ। फिर कहते हैं नहीं हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, लोग रजिया सभा का इलेक्शन फार्मूला उनका, ठीक है, वो क्या है, ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सबसे पहले। और इसका फार्मूला क्या है, टोटल एमएलए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, टोटल एमएलए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडिंग बाय सेनेट की सीट्स टोटल एमएलए डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, पहले 100 भी करो इसको, मल्टीप्लाई बाय 100 हाँ, डिवाइडिंग बाय ओवरऑल डिवाइडिंग, ठीक है, सेनेट की सीट्स +1, तो ये फार्मूला है जिसके मुताबिक सेनेट की इलेक्शन होता है, ठीक है। और पाकिस्तान का फार्मूला वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी हम आपको जब पाकिस्तान का सिस्टम लेके आएंगे उसमें बताएंगे। +1 सेनेट सीट्स के साथ है या सेपरेटली? सेनेट सीट के साथ +1 और ओवरऑल इसके साथ आगे जाके +1 लगाना है आपने। मतलब इस तरह से ये तकरीबन मान गया 220 या 2 इसको आप ब्रैकेट में कर लें, जितना लिखा है ब्रैकेट में करके +1 आगे कर लें। 221.5 और 222 का भी इतना ही होगा ना, क्योंकि टोटल एमएलए उनके 545 हो गए। सर एमएलए वो उनका MLA, हाँ, एमएलए लोकसभा का मेंबर लेता है ना, उस मल्टीप्लाई 100 और 545 को 55 हो गया, उसको डिवाइड बाय 246 कर देंगे। हाँ। बार बार होता है। और इसके अलावा इंडिया का जो एक है लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया का, ठीक है। जब भी हुकूमत आती है तो लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन होते हैं इंडिया में, हर हुकूमत में। ये होता ही नहीं कि उनके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, ये पाकिस्तान में अक्सर कोई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट पे उन्होंने 2 किस्म की तकसीम की हुई है, एक पंचायत सिस्टम, दूसरा है म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायत सिस्टम जो है वो उनका रूरल एरियाज़ में है, गांव वगैरह जो होते हैं। बाकी शहरों में, छोटे शहरों में और कस्बे में उनका म्यूनसिपैलिटीज़ है, जिसको नगर पालिका भी वो कहते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ को। ये डील करते हैं उनके अर्बन एरियाज़ के साथ। एक बार पंचायत दूसरा कौन सी है? म्यूनिसिपल कमेटी म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, या इसको दूसरे वर्ड में हिंदी में कहते हैं नगर पालिका, NAGRPALIKA। इस तरह के सीन ना से बहुत और इलेक्शन लड़ने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 25 साल है इंडिया की, ठीक है। क्योंकि आप 25 साल के हो गए तो फिर जाके इलेक्शन लड़ सकते हो। और पीएम के लिए कितनी होनी चाहिए? इसके लिए मेरे ख्याल 40 है उनकी रखी हुई है, 40 या 45। सेनेटर के लिए 25 साल है, नहीं, सेंटर की ज़्यादा होती है। चलो 60 कर ले। टोटल उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हैं वो 123 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं, ठीक है। इट मीन्स के फिर काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल भी है। कितने ऐसे 23 टोटल 29 स्टेट्स और 7 यूनियन आ जाती हैं। 29 से 28 और सर बाकी दूसरे क्या बताया आपने? 29 स्टेट्स और 7 यूनियन। तो साहब वो कश्मीर को अब एज स्टेट डील करते हैं। अब तो स्टेटस चेंज हो गया ना उसका, जरी बात है। हाँ जो जी। इस हिसाब से 30 हो जाए। नहीं, पहले मैंने 28 किया था, अभी सर नहीं, अब 29 एडमिट जो हो गया था कश्मीर का, वो एक अमेंडमेंट था कश्मीर को, वो खत्म हो के कश्मीर भी उनका स्टेट बन गया।
फिर 30 हो गया नहीं 32 और उसके बाद अच्छा स्टेट लेजिस्लेशन पे आ जाते हैं, जो उनके स्टेट लेवल पे लेजिस्लेशन है, जैसे हमारी प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, तो उनकी 5 स्टेट्स हैं जिनका अपर हाउस भी है, लोअर हाउस भी है, ठीक है। बाकियों का सिर्फ लोअर हाउस है, जिस तरह की हमारी असम्बली है। हम पंजाब असम्बली के देखें तो हमारे पंजाब असम्बली का सेनेट नहीं है, ठीक है। तो उनका 5 स्टेट हैं जिन पे है, बाकियों का नहीं है। तो उनकी जो स्टेट लेजिस्लेशन है ना, उसमें वो क्या करते हैं, 1/6 छठा हिस्सा जो है वो क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर एंड आर्ट्स, इधर से बंदे लेते हैं। लिटरेचर साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स मतलब कि पढ़े लिखे या जो कोई इस तरह के काम करने वाले हैं ना, उनको असेंबली में सीट्स, ये उनके लिए कोटा रखा गया है किस्म का, ठीक है। और 1/3 1/3 वो क्या है, नॉन पर्सन्स ऑफ असेंबली, जो असेंबली के मेंबर नहीं है लेकिन उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और 1/3 वो करते हैं लोकल बॉडी के जो मेंबर होते हैं ना, नीचे लोकल गवर्नमेंट के, जो नगर पालिका और पंचायत सिस्टम के होते हैं, उनको ऐड करते हैं। एक पेड़ ये इन 5 स्टेट्स में। हाँ, और 1/12 टीचर्स के लिए, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव पॉलिसी हैं, उसमें है सबसे पहले गाय आपने ज़िबा नहीं करनी, ठीक है। गाय की जो ज़िबा करने पे पाबंदी है पूरे इंडिया में। उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट ने आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। रोज़गार के मौके ये आपको स्टेट ने प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपने कॉटन इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करना है, गांधी साहब की वजह से, ठीक है, कि वो अपना चरखा जो है इसका खद्दर का बनाते थे अपना, ठीक है। तो उनकी प्रोग्रेस की निशानी है, जिसकी वजह से इसको उन्होंने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया हुआ है। शराब पूरे इंडिया में पाबंदी है उस पर, ठीक है। बात वही है कि लिखना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, बाद में उस पर अमल करो या ना करो। उसके बाद उनका सिस्टम है पंचायत सिस्टम जो है, ठीक है। ये पहले गांव, हम अक्सर गांव में देखते हैं, कबीलों में अक्सर पंचायत सिस्टम होता है, वो अदालतों में इतनी जल्दी नहीं जाते या पुलिस स्टेशन इतनी जल्दी अपना केस नहीं लेके जाते, वो पंचायत लेवल पे जो बैठते हैं उधर ही मसला हल कर देते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने इसको पंचायत को ऐड किया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेशन है जुडिशरी कि ये भी अलग होनी चाहिए। अब जारी बात है, एग्जेक्टिव तो उनका है नहीं, एग्जेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। तो ये हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया।